बस। तो पिछली क्लास में हमने ग्रह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम नया चैप्टर 31 चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ सेविंग मेजर इन चिल्ड्रंस, जिसको आयुर्वेदा में प्राण रक्षा विधि बोलते हैं। अच्छा, इसमें हमें दो चीजों का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट देखना होगा। एक तो शॉक का और दूसरा एनाफाइलैक्सिस का। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले शॉक की डेफिनेशन क्या होती है। कभी कभी शॉक की डेफिनेशन 2 नंबर में लिखने को आ जाती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शॉक? तो शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। कार्डियोवैस्कुलर मतलब सीवीएस, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके कोलैप्स का एक सिंड्रोम है, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेटरी इम्बेलेंस होता है बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एट सेलुलर लेवल। आपकी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्बेलेंस शुरू होता है। ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो पाती सेल्यूलर लेवल पर, और वहां पर डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इट रिजल्ट इन इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। एक सेकेंड, ओके चल रहा है। हाँ, इन केस अब इसमें देखते हैं कि इट रिजल्ट इन इनएडिक्वेट टिश्यू परफॉर्मेशन। ये क्या करता है, टिश्यू के परफॉर्मेशन मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ वाइटल ऑर्गन टिश्यू। अब क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा इनएडिक्वेट मतलब लेस अमाउंट में जो है टिश्यू लेवल पर परफ्यूज हो पाती है ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन पर जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, और वहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो शॉक के कई तरह टाइप में। सबसे पहले आपको सिंपल सिंपल से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शॉक एक कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन डिमांड जितनी होती है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी नहीं, जैसे वहां पर डिमांड जो है कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से परफ्यूजन हो जाता है, या फिर मेटाबॉलिक डिमांड पूरी ना होने से सेल डेथ की जैसे चांसेस होने के हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल। अब इसके बाद इन द बेसिस, अब देखो ध्यान से, इसके बेसिस पर बहुत सारे शॉक जो है क्लासिफाई किया गया है। जैसे हाइपोवॉलेमिक शॉक बताया है, कार्डियोजेनिक शॉक बताया है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बताया है, डिस्ट्रप्टिव शॉक बताया है, कोल्ड शॉक, वार्म शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफिलैक्टिक शॉक। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपो मतलब होता है लेस, और वॉल्यूमिक शॉक का मतलब होता है ब्लड का, ठीक है, लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन डिमांड होनी चाहिए वो ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं है, और वहां से वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी वेंट्रिकल से जितना पंप होना चाहिए बॉडी में उतना नहीं हो पा रहा। ये बात हो रही है, सिर्फ चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं हम। एक्यूट हेमोरेज, इंटरनल एक्यूट ब्लीडिंग हो रखी है कोई भी उसकी केस वजह से, इसका ये कॉज है एक्यूट हेमोरेज। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का कॉज क्या हो सकता है, एक्यूट हेमोरेज। डिहाइड्रेशन हो सकता है बॉडी के अंदर, बर्न्स की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकते हैं। एक्सेसिव डायूरेसिस, बहुत ज्यादा आप यूरिनेशन कर रहा है बच्चा, उसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। एक्यूट पेनक्रियाटिस के अंदर भी, पेनक्रियाटाइटिस के अंदर भी जो है आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलता है। अब आप बात करेंगे कि व्हाट इज द हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक की यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके साइड में, इट इज अ इमरजेंसी कंडीशन। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है इन विच सीवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस मेक द हार्ट अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू बॉडी। ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमारा सीवियर ब्लड, या तो बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होता है या फिर फ्लूइड लॉस होता है। जैसे अपनी देखा, अभी देखा डायलिसिस कंडीशन थी, तो बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, या बहुत ज्यादा किसका लॉस होता है, फ्लूइड का कोई लॉस होने की वजह से जो इनफ पंप सप्लाई होनी चाहिए जितनी ब्लड की बॉडी में उतनी नहीं हो पाती। क्लियर है, समझ आ गया? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। मतलब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किसके लिए बताया है कि वेंट्रिकल के द्वारा वॉल्यूम जो है कम जो है निकाला जा रहा है, इसकी वजह से शॉक हो रहा है। शॉक का मतलब क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, ऑक्सीजन की कमी। कार्डियोजेनिक शॉक किसकी वजह से हो सकता है, नाम ही से समझ में आ रहा है, कार्डियोजेनिक मतलब ब्लड के अंदर ही कुछ ना कुछ एनामोली हुई है जिसकी वजह से शॉक हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो एग्जांपल होता है वो एमआई का होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है उसकी वजह से भी क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक आता है। ब्लड की कम सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जिसमें क्या है, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होती, जिसकी वजह से सिस्टोल डायस्टोल जो है उसका जो वॉल्यूम होता है, जिसको हम
नॉर्मल वॉल्यूम बोलते हैं, जो वेंट्रिकल से निकलता है उतना नहीं निकलता, और जो रेट है वो निकलने की वो कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सीसीएफ। सीसीएफ होता है कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर। ये कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर कॉन्जेनाइटल होता है, बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। कार्डिक एरिथमियास, कोई एरिथमिया आ जाएगा, सिस्टोल और डायस्टोल का जो रिदम होता है उसके अंदर कोई चेंज आ गया है, तो भी कॉज हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक का। एंड कार्डियोमायोपैथीज, जो कार्डिक मसल्स हैं उस मसल के अंदर कोई भी पैथी, मायोपैथी हुई गई है, पैथोजेनेसिस क्रिएट हुई है, चाहे बैक्टीरियल, चाहे वायरल, चाहे फंगल, उसकी वजह से भी क्या है आपका शॉक आ सकता है, जिसका नाम देंगे हम कार्डियोजेनिक शॉक। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पर सीसीएफ की डेफिनेशन क्या लिखनी है? कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर। समझ आ गया? कोई डाउट है? डाउट है कोई क्या? नो सर। No, sir. नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है शॉक का, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है रुकावट। तो ब्लड की कोई भी सेल, जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, चाहे मेन अओर्टा हो गई, चाहे मेन वेना केवास हो गई, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उस केस को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो आउटसाइड द हार्ट ड्यू टू रिडक्शन इन वेनस रिटर्न। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो आउटसाइड द हार्ट, हार्ट के आउटसाइड जितनी भी वेनस रिटर्न है या फिर एओर्टा रिटर्न है, एओर्टा जा रहा है, सॉरी, वेनस का तो रिटर्न होता है, एओर्टा से ब्लड जाता है हार्ट से आगे की तरफ। तो वीनस में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसकी वजह से जो आउटपुट निकल रहा है हार्ट का, या हार्ट की तरफ रिटर्न जो वीनस रिटर्न जा रहा है वो पूरी तरीके से नहीं जा रहा, वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो लिखा क्या देखते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो आउटसाइड द हार्ट ड्यू टू रिडक्शन इन वीनस रिटर्न मे आल्सो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ aorta। जितना aorta क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो aorta में ऑलरेडी ब्लड कम जा रहा था, तो वीनस रिटर्न भी कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप किसी भी सेल के पास ब्लड जो है इनपुट कम दे रहे हो, तो आउटपुट भी उतना ही कम होगा, तो वीनस रिटर्न भी कम होगा, क्योंकि किसी भी aorta में ब्लॉकेज आ गया है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जो आपका न्यूमोथोरैक्स होता है, जो न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, जो आपका थोरैक्सिक कैविटी होती है उसके अंदर जब हवा भर जाती है, उस केस में क्या होती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं जो मेन aorta होती है, जैसे आर्च ऑफ aorta हो गया, जैसे एब्डोमिनल aorta हो गया, थोरैसिक aorta हो गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएशन की वजह से जो जितना ब्लड जाना चाहिए सफिशियंट किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर, वो नहीं जा पाता। ये भी एक कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। दूसरा दे रखा है पेरिकार्डियल टिम्पेनोड। ठीक है, तो टेम्पोनेट जो रखा है वो क्या दे रखा है कि जो हार्ट वॉल होती है, ठीक है, जो वॉल होती है हार्ट है, जैसे हार्ट के ऊपर हार्ट वॉल्स होती हैं, उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़े और हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके ऊपर ब्लॉकेज आ जाए। ये भी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, पेरिकार्डियल टिम्पोनेट करके। ठीक है, फिर यहाँ पर है नेक्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो विद द थ्रोम्बस, मतलब थ्रोम्बस की वजह से, कोई क्लॉट की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी ओटा है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है और वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलेंगे द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा है वॉल्व थ्रोम्बस। अगर जो वॉल्व होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया, या फिर कोई भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, या फिर कोई वीनस का वॉल्व हो गया, उसमें कोई भी टुकड़ा जो है क्लॉट का फंस गया और वहां से ब्लड को नहीं जाने दे रहा, इनसफिशियंट सप्लाई कर रहा है, ऐसे केस में भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की कंडीशन में हम मान सकते हैं। aortic स्टेनोसिस, aortic का मतलब क्या होता है, जो aorta होती हैं, ठीक है, aorta मतलब आर्टरी जो होती है, मेन आर्टरी जो होती हैं, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोज, स्टेनोसिस मतलब क्लोज कंडीशन है, तो इसके अंदर स्टेनोसिस आ जाए, क्लोज आए, तो ऐसी कंडीशन को भी हम क्या देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की तरफ देंगे। यहाँ पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। क्लियर है क्या? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सबसे पहला जो शॉक आता है वो सेप्टिक शॉक, और सेप्टिक शॉक हमेशा आपको पता है टॉक्सिन से क्रिएट होता है। सेप्सिस जो होती है वो टॉक्सिस से, पस सेल्स क्रिएशन हमेशा टॉक्सिन से होती है। जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स होता है, जिसकी वजह से पस सेल क्रिएट हो जाती है और सेप्सिस बन जाती है। तो पहला सेप्टिक शॉक, जहां पर भी सेप्सिस होती है, ऑब्वियसली बात है वहां पर कहीं ना कहीं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या इन्फेक्शन क्रिएट हुआ होगा, और वहां पर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई होगी और इतना ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं पा रहा है, तो वहां पर शॉक क्रिएट होगा। तो सेप्टिक शॉक क्या होता है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन शॉक बाय ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, किसी या तो जो आपका एंडोटॉक्सिन होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एक्सोटॉक्सिक जो बैक्टीरिया शॉक होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है कि सेप्टिक शॉक दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सोटॉक्सिक की वजह से हो सकता है या एंडोटॉक्सिक की वजह से होता है। तो एंडोटॉक्सिक शॉक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एक्सोटॉक्सिक क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जब भी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। समझ आ गया? समझ आ गया क्या? शॉक को sir. हमें क्या ध्यान रखना है, शॉक को ध्यान क्या रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि सर्कुलेटरी कोलैप्स है, सर्कुलेटरी इम्बैलेंस है, ऑक्सीजन सप्लाई जितनी डिमांड होती है ब्लड में उतनी डिमांड नहीं क्रिएट कर पाता है, उसको हम शॉक बोलते हैं। अब शॉक का क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं कि ये डेफिशिएंसी जो ऑक्सीजन की आ रही है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन पर, वो किसकी वजह से आ रही है। वॉल्यूम कम की वजह से आ रही है, कार्डिक में कोई पैथी हुई है उसकी वजह से आ रही है, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से आ रही है, या फिर कोई सेप्सिस की वजह से आ रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कोल्ड शॉक। बहुत ज्यादा कोल्ड शॉक की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से भी क्या है हो सकता है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा -डिग्री, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे लोग, जैसे बच्चे को ठंड लग जाती है, अब जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ लोग ना बर्फ में नहा रहे होते हैं, बर्फ में बहुत ज्यादा -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत सारी रील्स वगैरह भी देखी होंगी आपने। उसमें क्या होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें क्या कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कोल्ड शॉक होने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, ध्यान से सुनो। हाई सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंट, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वहां पर वेस्कुलर रेजिस्टेंट आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपको ब्लड में जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ब्लड का अमाउंट भी पहले कम हो जाएगा जी, जाना तो वहां पर शॉक आने की कंडीशन बन जाएगी। लो कार्डिक आउटपुट, जो कार्डिक आउटपुट है वो कम जाना शुरू हो जाएगा। पल्स प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ब्लड की वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ड्यू टू टेम्परेचर। इसके बाद नॉर्मल और इंक्रीज डायस्टोल बीपी, जो बीपी है वो डायस्टोल हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है आर्टरीज का। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो कोल्ड पड़ जाएंगी, ठंडी पड़ जाएंगी। वीक पल्स दिखेगी, और प्रोलॉन्ग सीआरटी, जो आपका सीआरटी होता है वो बढ़ जाएगा। अब व्हाट इज द सीआरटी? सीआरटी का मतलब होता है कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। इसके ब्रैकेट में लिख देना। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्डिक, ये क्या है, यहाँ पर दिख रहा है सीआरटी। तो सीआरटी क्या होता है, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। एक तरीके से डिवाइस है जो क्या क्या चेक करती है, जो लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट है, जो लोअर चैम्बर्स कौन से हो गए, वेंट्रिकल्स है, उनके द्वारा कितना जो है कितना पंप हो रहा है ब्लड, तो कितने सेकंड में हो रहा है वो देखती है। तो सीआरटी लेवल क्या है, 3 सेकंड से ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोलॉन्ग सीआरटी है वो कोल्ड शॉक में दिखाई देता है। क्लियर है क्या? समझ गए? तो सीआरटी की फुल फॉर्म लिखेंगे, कार्डिक सर रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। लोअर चैम्बर में क्या बोला आपने? एक बार देख लीजिए, सीआरटी का मतलब होता है कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, एक डिवाइस विच सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू बोथ लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, जो आउटपुट है ना, वेंट्रिकल आउटपुट है, वो कितने रेट से जा रहा है, कितनी सेकंड्स में जा रहा है, उसको मेजर करते हैं। समझ गए क्या? यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं वार्म शॉक। वार्म क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो पहले सिस्टमिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन था, अभी यहाँ पे सिस्टमिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डायलेशन होगा, हाई कार्डिक आउटपुट होगा, बहुत ज्यादा कार्डिक आउटपुट हो रहा है, वाइड पल्स प्रेशर होगा, पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जस्ट अपोजिट टू कोल्ड शॉक होता है। तो वार्म एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वार्म हो जाएंगी एक्सट्रीमिटीज, और बाउंडिंग पल्स एंड प्लस प्लस सीआरटी, मतलब सीआरटी जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगा, मतलब क्या होगा, बहुत अमाउंट, फ्लस्ड अमाउंट में जो है ब्लड जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन डिमांड हो ही नहीं, जितनी मिल नहीं पा रही, एकदम वीनस रिटर्न भी ज्यादा है, और रिटर्न जो आउटा के थ्रू ब्लड जाना चाहिए वो भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादातर बच्चे को ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड में रखते हैं, ना ही बहुत ज्यादा वार्म में रखते हैं, आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये आप जानते हैं, ये आप समझते भी हैं इस चीज को। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। समझ आ गया क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है। ठीक है, हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, और वहां के ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं।
और दूसरी बात है एक्सीडेंटल हाई स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने की वजह से कोई एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहा है ऑक्सीजन की, या फिर वहां पर जो आर्टेरियल डायस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए जितना जाना चाहिए ब्लड वो नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक आ सकते हैं। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होते हैं जनरली एलर्जिक शॉक होते हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से या फिर एड्रेनल इंसफिशियंसी की वजह से। एनाफाइलेक्टिक शॉक में दे रखा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकते हैं या फिर एड्रेनल इंसफिशियंसी की वजह से हो सकता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो पैराग्राफ दे रखा है दैट पैराग्राफ इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक। जो हमने भी सेप्टिक शॉक पढ़ा था, ये सेप्टिक शॉक इज एंडोटॉक्सिक और एक्सोटॉक्सिक ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसके पीछे क्या रीजन है, सेप्टिक शॉक की हम बात कर रहे हैं तो क्या है पैथोफिजियोलॉजी। सेप्टिक शॉक इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोवोलेमिया, कार्डियोजेनिक शॉक एंड डिस्ट्रप्टिव शॉक। जो सेप्टिक शॉक होता है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम करता है, कार्डियोजेनिक मायोपैथी क्रिएट होती है, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रप्टिव शॉक है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ब्लड का वो भी कम होता है। तो आप समझ गए कि सेप्टिक शॉक जो है तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, वॉल्यूम का कम होना, कार्डिक सेल्स के अंदर कार्डिक मसल्स के अंदर कोई भी मायोपैथी क्रिएट होना, और डिस्ट्रप्टिव शॉक होना, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई एनोमली होना। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है हाइपोवोलेमिया अकर ड्यू टू इंट्रावस्कुलर फ्लूइड लॉस थ्रू कैपिलरी लीकेज। जो हाइपोवोलेमिया है इस केस में कैसे होता है, क्योंकि जो कैपिलरीज में वहां पर कोई ना कोई बैक्टीरियल ने इन्फेक्शन कर रखा होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रखा होगा, जिससे वहां पर लीकेज शुरू होगा, जिसकी लीकेज की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड लॉस होने की वजह से वहां पर इनसफिशियंसी हो जाएगी, जितना वॉल्यूम जाना चाहिए उतना वॉल्यूम नहीं जा पा रहा है। कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट फ्रॉम मायोकार्डियल डिप्रेस्ड इफेक्ट ऑफ सेप्सिस। ठीक है, मायोकार्डियल मतलब जो मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स होता है उसके अंदर जो उनका इफेक्ट होता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उनमें अगर कोई सेप्सिस क्रिएट होती है तो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम बढ़ या घट जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कार्डियोजेनिक शॉक जो है बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज सिस्टमैटिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। जब सिस्टमैटिक जो हमारा होते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, इस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा अगर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, या मान लो एम्बोलिज्म की वजह से या कोई क्लॉट की वजह से, जब कोई डिस्ट्रप्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उस वजह से जो ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन सप्लाई है दोनों डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाती। ऐसी केस में तीन तरीके के शॉक का जो हमारा सेप्टिक शॉक है वो तीनों चीजों में दिखाई दे सकता है। सेप्टिक शॉक से तीनों चीज हमें दिखाई दे सकती हैं, चाहे तो वॉल्यूम कम हो सकता है, कार्डियो मायोपैथी हो सकती है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कम हो सकता है। समझ आ गया क्या? यस सर। ओके, सभी को आ गया और लोगों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक इन चिल्ड्रन। मान लो अगर सेप्सिस की वजह से शॉक आया है बच्चे के अंदर, है ना, तो आपके पास बच्चा जो आएगा वो शॉक की वजह आएगा। शॉक मतलब उसका जो जो चेहरा है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा, टैकीकार्डिया कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना, चेहरा जो होगा वो फ्लश होगा, रेडनेस हो सकती है उस चेहरे पर, है ना, या फिर बहुत ज्यादा कलर हो सकता है, जो ब्लू कलर का हो सकता है चेहरा, जैसे एशियन ग्रे कलर बोल सकते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स के साथ आएगा, पहले सिम्टम्स में बताऊंगा बाद में, पहले यहाँ पर मैनेजमेंट बता दिया है इन्होंने, तो मैं इसमें मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ, आई थिंक मैं पहले सिम्टम्स बता दूं। ठीक है, पहले सिम्टम्स देख लो इसके, मैनेजमेंट बाद में देखना, पहले सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक, ठीक है, क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक के क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, तो इसमें लिख रहा है अर्ली साइंस दिखेंगे। सबसे पहले जो अर्ली साइन है, जो मतलब माइल्ड है, अगर शॉक माइल्ड कंडीशन में है तो उनको अर्ली साइन बोलते हैं। ठीक है, तो अर्ली साइंस कैसे दिखेंगे, अगर नॉर्मल कोई भी शॉक आता है, नॉर्मल कोई भी शॉक आता है तो उस केस में ऐसे साइन दिखते हैं, कौन कौन से, माइल्ड इरिटेबिलिटी, ठीक है, बच्चे में इरिटेबिलिटी दिखाई देगी लेकिन माइल्ड होगी। टैकीकार्डिया इज द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर रेज दिखाई देगा उसका, माइल्ड इरिटेबिलिटी दिखाई देगी। टैक्पनिया, टैक्पनिया का मतलब है जो उसकी ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट भी क्या होगी, इंक्रीज दिखाई देगी। ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज है। प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल, उसकी जो कैपिलरी जो होती हैं उनमें रिफिलिंग के टाइम जो होगा ना, रिफिलिंग मतलब जो ब्लड का रिफिल जो होता है टाइम, उसमें उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा, मोर देन 2 to 3 सेकंड जो है रिफिलिंग होती है, जो कैपिलरी में कैपिलरी होती है उसमें जो ब्लड आने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है।
नेक्स्ट देखिएगा ऑर्थोस्टैटिक चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब क्या होता है जी, इसको लिख लो। ऑर्थोस्टैटिक चेंज इन ब्लड प्रेशर का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट हैपन व्हेन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोस्चर। जब भी बच्चे को आप सिटिंग पोस्चर से और लाइंग पोस्चर से स्टैंड करोगे तो उसके ब्लड प्रेशर में क्या होगा, कोई ना कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो इसी चेंज को हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक चेंज इन ब्लड प्रेशर। समझ आ गया क्या? यस सर। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो ऑर्थोस्टैटिक चेंज इन ब्लड प्रेशर की, क्या है कि जब भी बच्चे को आप लाइंग पोजीशन से या सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में लाओगे, ठीक है, तो उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है और पल्स में चेंज दिखाई देगा। इसी को ऑर्थोस्टैटिक चेंज बोलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं आगे। अगर तो सेप्टिक्स की वजह से शॉक हुआ है, सेप्सिस हुई है, किसी भी बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, इस केस में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, अर्ली सिम्टम्स जब सेप्सिस की वजह से हुआ है। ठीक है, इस केस में होगा अर्ली सेप्टिक शॉक की वजह से इंक्रीज्ड पेरिफेरल पल्स। ठीक है, जो पेरिफेरल पल्स होती हैं वो इंक्रीज दिखाई देंगी। वार्म एंड रैग्ड एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है मतलब हाथ पैर हो गए, हाथ हो गया, ठीक है, हाथ की इसी उंगलियां हो गई, ये रेड रेड दिखाई देंगी। चेहरे पर भी क्या दिखाई देगा, रेड, नोज भी रेड दिखाई देगी। ये सब एक्सट्रीमिटीज उसकी रेड दिखाई देंगी, रेड इन कलर। वाइडनेड पल्स प्रेशर, जो पल्स प्रेशर है वो काफी वाइड दिखाई देगा, वाइड रेंज का दिखाई देगा। हाइपर डायनेमिक परकॉर्डियम, ठीक है, हाइपर डायनेमिक परकॉर्डियम का मतलब होता है जो चेस्ट वॉल होती है ना उसका मूवमेंट जो है बहुत हाई होगा। ठीक है, हाइपर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गति, मूवमेंट, हाइपर मतलब ज्यादा, और परकॉर्डियम क्या है, चेस्ट वॉल का ही एक सिनोनिम है। तो जो चेस्ट वॉल है उसका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा दिखाई देगा, ऐसे करके उसमें सांसें ले रहा होगा और वो वहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको मूवमेंट। तो इसको हाइपर डायनेमिक परकॉर्डियम बोलते हैं। क्लियर हो गया जी? आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथार्जी दिखाई देगा बच्चे को, और एशियन ग्रे कलर ऑफ फेस। फेस पे कैसा कलर दिखेगा, एशियन ग्रे, ब्लूइश प्लस दिखेगा। ठीक है, ब्लूइश, और जैसे मान लो कि ब्लड में कुछ ब्लू कलर का मिलाया और वो बच्चे के चेहरे पे प्लस हो गया एकदम से, तो एशियन ग्रे कलर ऑफ का फेस दिखाई देगा। और जो एक्सट्रीमिटीज हैं, ठीक है ना, वो कोल्ड भी दिख सकती हैं और वार्म भी दिख सकती हैं। ठीक है ना, तो कोल्ड भी दिख सकती हैं और वार्म भी दिख सकती हैं। ठीक है, तो अर्ली, अगर हम बात क्या कर रहे हैं अर्ली सिम्टम्स की, तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं, लेकिन कुछ देर बाद सिम्टम्स कुछ ऐसे आएंगे। अर्ली सिम्टम्स क्या दे रखे हैं, ऊपर वाले। लेट सिम्टम्स कुछ ऐसे दे रखे हैं, लिथार्जी होगा, उसको एशियन ग्रे फ्लश देखेगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटी देखेगा, वीक एंड थ्रेडी पेरिफेरल पल्स। जो थ्रेडी का मतलब होता है जो ब्लड प्रेशर है वो, थ्रेडी पल्स का मतलब क्या होता है, थ्रेडी जो होता है वो यहाँ पर दे रखा है। रैपिड पल्स फील अंडर पाल्पेटिंग फिंगर, जब आप जैसे ये पल्स है, इसको पल्स को मेजर कर रहे हैं और उस पर आपने ऐसे हाथ रख रखा है, ठीक है, तो ये पल्स आपको बहुत ही ज्यादा पाल्पेबल दिख रही होगी, इसको पाल्पेशन बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऐसी पल्स को हम बोलते हैं 3D पेरिफेरल पल्सेस। समझ आ गया? जब भी आप पल्स को पाल्पेट करते हैं तो रैपिड पल्स दिखाई देगी, तो ऐसी पल्स को हम क्या देखते हैं, 3D पेरिफेरल पल्स। या तो वीक होगी पल्स, बहुत धीमी फिजिबल होंगी, या फिर 3D होंगी। 3D का मतलब समझ आ गया ना, बहुत ज्यादा पाल्पेशन दिखाई दे रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। आयुर्वेदा में पल्स को क्या बोलते हैं? नाड़ी। नारी। हाँ, कितने प्रकार की बताई है? नाड़ी परीक्षण पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से? हाँ सर। तो दोषों के हिसाब से नाड़ी बताइए, वात पित्त कफ। फिर यस उसके सर। सिम्टम्स भी बताइए कि किसी में तिर्यक चलती है, किसी में बहुत तेज चलती है। पढ़ा है ये सब? हाँ सर पढ़ा है। चलो उसे आगे कोरिलेशन करके मैं बताऊंगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देना, मैं आगे कोरिलेशन कर दूंगा उसका। खैर आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन से, उसके पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, बात करते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर सेप्टिक शॉक है बच्चे में? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, चाइल्ड विद शॉक, चाइल्ड जो है आपके पास उसके शॉक हो रखा है, वो बच्चा क्या है, उसको जो ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है, और ब्लड का जो वॉल्यूम होना चाहिए एक्सट्रीमिटीज पर या जहां भी मिलना चाहिए वो लेस है, इसी चीज को आप शॉक बोलते हैं। तो ऑक्सीजनेशन एंड आईवी एक्सेस, आप क्या करोगे, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है तो आप उसको ऑक्सीजन दोगे, और आईवी एक्सेस से क्या दोगे, उसको आईवी एक्सेस दोगे, ताकि उसको न्यूट्रिएंट वगैरह दिया जाए और वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए।
इसके साथ साथ आप 20 to 60 मिली ml पर केजी आइसोटोनिक शनाइन सॉल्यूशन के साथ आप उसको IV एक्सेस चला देंगे, और इससे आप क्या करेक्ट करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, उसका जो ग्लूकोज लेवल है उसको पॉजिटिव करेंगे, हाइपर कैल्शियम है, कैल्शियम के लेवल को पॉजिटिव करेंगे, एंड इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि सेप्सिस हुआ है तो सेप्सिस किसकी वजह से होगा, माइक्रोब की वजह से हुआ है। आपने कहा है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की वजह से हुआ है, तो आपको एंटीबायोटिक IV चलानी पड़ेगी कि नहीं चलानी पड़ेगी, समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस नो? हाँ, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक आप जो है चला देंगे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब क्या बात होती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कि अगर इस कंडीशन में आपने उसको सलाइन कंडीशन में एंटीबायोटिक भी दे दी, उसका कैल्शियम लेवल ग्लूकोज लेवल सब अच्छे से कर दिया, उसके बाद ऑक्सीजन भी दे रखे, मास्क फ्लो से आप ऑक्सीजन भी दे रहे हो उसको अच्छी खासी फ्लो मास्क से, और उसके बाद भी दो कंडीशन आपकी हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि वो रिवर्स कर जाए, और कोई एक ऐसी कंडीशन हो सकती है नो रिवर्सल, यानी रिवर्सल का मतलब है कि बच्चा नॉर्मल हो गया है और उसको बोलते हैं रिवर्सल, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आना, इसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। रिवर्सल हो गया तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। ऐसे केस में आप, क्योंकि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आया तो एकदम से शॉक में आ सकता है, तो उसको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट आप करते रहेंगे, क्योंकि बच्चा ओरली इतना ज्यादा नहीं ले पाएगा जितना उसको नीड होगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर दी होगी, तो एटीपी जनरेशन बहुत कम होगा, एनर्जी भी लेथार्जी उसको हो रखा होगा। ऐसी कंडीशन में रिवर्सल हो गया, बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आ गया, तो फिर भी आप कुछ दिन तक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करते रहेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता, ठीक है, अगर बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता, तो आप फिर से उसको फ्लूइड स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टरी शॉक्स की तरीके से, मतलब जो फ्लूइड आप दे रहे थे उनको स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ जो फ्लूइड ऊपर दे रहे थे उसके साथ साथ आप इसमें डोपामिन देंगे। ठीक है, डोपामिन कितना है, डोपामिन एक तरीके से हार्मोन है, तो डोपामिन 10 माइक्रो, देखो माइक्रो में ले रहे हैं, 10⁻⁻⁶, 10 माइक्रो पर ग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से बच्चे को देंगे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ इसका CBP और एट्रियल प्रेशर हम मेजर करते रहेंगे। अब CBP क्या होता है, CBP लिखेंगे सेंट्रल वीनस प्रेशर, CBP को फुल फॉर्म क्या बताइए मैंने, सेंट्रल वेनस प्रेशर, और ये राइट एट्रियम के पास जो है फील होता है। ठीक है, राइट एट्रियम के प्रेशर का जो नियर जो प्रेशर होता है, राइट एट्रियम के प्रेशर के राइट एट्रियम के पास जो प्रेशर होता है उसी को हम CBP बोलते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर में और एट्रियल प्रेशर ब्लड प्रेशर को दोनों को हम मेजर करेंगे, और इसके साथ साथ उसको डोपामिन देंगे 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। समझ आ गया जी? कब कंडीशन है, जब बच्चा नॉर्मल कंडीशन में रिवर्ट बैक नहीं होता है, तो नॉर्मल फ्लूइड्स के साथ साथ डोपामिन देंगे। समझ गए बात को? यहां तक समझ आ गया? अब ये कंडीशन आपने इमरजेंसी कंडीशन में शुरुआत में 0 मिनट में आप स्टार्टिंग में जाती है उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजनेशन करेंगे, IV एक्सेस मतलब उसको कैनुला वगैरह लगा देंगे। 5 मिनट में आपने कैल्शियम लेवल हाइपोगैलाइसीमिया को करेक्शन किया है, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम लेवल को सही किया है, एंटीबायोटिक्स चला दी है। अगली 15 मिनट में बच्चा रिवर्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं हुआ तो नॉन रिवर्सल कंडीशन में हम आपको डोपामिन चढ़वाने की कोशिश करवाएंगे। समझ गए बात को? समझ आ गया क्या बात? यस सर। इसकी यस सर। एट्रियल ब्लड प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर को भी हम मॉनिटर से मेजर करेंगे। मॉनिटर साथ में कनेक्ट होगा बच्चे से, और उस मॉनिटर के हम दोनों प्रेशर्स को मेजर करेंगे कि भाई ये प्रेशर्स क्रिएटेड अच्छी तरीके से हैं, क्योंकि डोपामिन यहाँ पर भी दिया गया है, तो डोपामिन के साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम इन दोनों प्रेशर्स को मेजर करते रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इस कंडीशन में 10-15 मिनट में डोपामिन देने के बाद बच्चा रिवर्स हो सकता है। समझ गई बात को? नॉन रिवर्सल कंडीशन से रिवर्सल कंडीशन में आ सकता है, नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है बच्चा, अगर हमने डोपामिन दिया तो। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा सीवियर शॉक है और उस कंडीशन में भी बच्चा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, समझ गए बात को? तो इस कंडीशन में बच्चे को हम और हार्मोन्स देंगे, दैट इज कैटेकोलेमाइन्स। कैटेकोलेमाइन्स आर द एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स हैं जो बाहर से हम देंगे, जिसमें एफिनेफ्रिन है और एक नॉर एफिनेफ्रिन है, जिसको एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। समझ गए बात को? तो ये हम कितना कम दे रहे हैं, 0.03 माइक्रो पर ग्राम पर केजी पर मिनट और 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ठीक है ना, ये वेट के हिसाब से मेजरिंग हम दे रहे हैं बच्चे को।
वार्म शॉक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन के नाम से, और एड्रेनलिन के नाम से एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एड्रेनलिन के नाम से वार्म शॉक होता है। तो कोल्ड शॉक इज फॉर एड्रेनलिन और वार्म शॉक फिर नॉर एड्रेनलिन। सेम नाम है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, समझ आ गया बात को। इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलेमाइन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कहां से निकलते हैं, मेडुला से या कॉर्टेक्स से? बताओ, नॉर्मली हमारी बॉडी में कहां से निकलते हैं हार्मोन? हमारा जो मेडुला से ना। अब हम बात करते हैं इफ शॉक परसिस्ट। इसे देने के बाद भी हम 60 मिनट की बात कर रहे हैं, ये 1 घंटे में करना है हमें सारा का सारा। इसे करने के बाद भी अगर बच्चा रिवर्स नहीं होता तो फिर आगे देखते हैं। शॉक परसिस्ट कर रहा है तो हम इसको नाम देते हैं कैटेकोलेमाइन रेजिस्टेंट शॉक। समझिए बात को कि भाई कैटेकोलेमाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन देने के बाद भी बच्चा रिवर्ट नहीं हुआ तो ये शॉक किसके द्वारा है, इसको भी रेजिस्टेंट कर गया। तो हम इसको हाइड्रोकॉर्टिसोन, और हम आगे की ड्रग्स पे जाएंगे जिसका नाम होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, इन हाइड्रोकॉर्टिसोन में क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे हम, क्योंकि हमारा मॉनिटर कनेक्टेड है सीबीपी और एट्रियल बीपी एबीपी, सीबीपी और एबीपी को हम मेजर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, नॉर्मल बीपी हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, और लो बीपी में भी कोल्ड शॉक हो सकता है और वार्म शॉक हो सकता है। यानी कि आपने दो कंडीशन दे रखी थी ना, कोल्ड शॉक में आप एपिनेफ्रिन दे रहे थे, वार्म शॉक में आप नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे थे। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोल्ड शॉक विद नॉर्मल बीपी, अगर कोल्ड शॉक है यानी आपने एपिनेफ्रिन दिया था और उसके साथ बीपी नॉर्मल है, तो इसमें आप क्या करेंगे, वैसोडाइलेटर्स को ऐड करेंगे, जैसे और इसके साथ साथ फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर टाइप 3, ये एक एंजाइम है, इसको भी ऐड करेंगे। समझ गए बात को, इस एंजाइम को और वैसोडाइलेटर जो होती हैं ड्रग्स उनको ऐड करेंगे। कोल्ड शॉक जब नॉर्मल बीपी के साथ है, शॉक कोल्ड है यानी आपने एपिनेफ्रिन दे रखा था, उसके साथ नॉर्मल बीपी है, तो और अगर नॉर्मल परसिस्टेंट कर रहा है शॉक, तो उस केस में आप वैसोडाइलेटर्स के साथ साथ फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर टाइप 3 देंगे और बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। कोल्ड शॉक है विद लो बीपी, अगर कोल्ड शॉक हो रखा है बच्चे को यानी आपने एपिनेफ्रिन दे रखा था उसके साथ लो बीपी है, तो आप इसमें टाइट्रेट वॉल्यूम और एपिनेफ्रिन को ऐड करेंगे। एपिनेफ्रिन के साथ, कोल्ड शॉक में एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन के साथ टाइट्रेट का वॉल्यूम को ऐड करेंगे और वो कितना होगा, 0.05 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इसके साथ अगर तो आपका वार्म शॉक है और लो बीपी है, इस केस में टाइट्रेट वॉल्यूम करेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि वार्म शॉक में आप नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे थे, तो नॉरएपिनेफ्रिन यानी कि नॉरएड्रेनलिन के साथ साथ आप टाइट्रेट वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे, जो कि 0.05 माइक्रो पर केजी पर मिनट जो है होगा। और अगर इसना 60 मिनट पे ही कर रहे हैं, हम 30 मिनट पे लगभग किया है हमने, 15 मिनट और आगे, तो 15 मिनट पे हमने देखा कि इसमें भी बच्चा जो है अगर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, वैसे तो बच्चा नॉर्मल रिवर्सल हो जाना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए ना बच्चे को, ये सारी चिकित्सा कर रहे हैं हम, अगर बच्चा रिवर्स के लिए तो कर रहे हैं, तो वैसे तो बच्चा रिवर्स होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में भी बच्चा रिवर्स नहीं हो रहा है तो बोलते हैं नॉन रिवर्सल कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैटेकोलेमाइन रेजिस्टेंट, क्योंकि हमने जो हाइड्रोकॉर्टिसोन्स को भी ऐड करके देख लिया तभी भी रेजिस्टेंट था, तो उसको हमने बोला कैटेकोलेमाइन रेजिस्टेंट शॉक। अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन ऐड करने के बाद भी अगर कैटेकोलेमाइन को हम ऐड कर रहे हैं बॉडी में और कोई भी शॉक जो है सही नहीं हो रहा, तो हम इसका नाम देते हैं परसिस्टेंट कैटेकोलेमाइन रेजिस्टेंट शॉक। समझ आ गया, समझ गए क्या यहाँ तक? अब ध्यान से सुनो, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कहीं उसकी पेरिकार्डियम में कोई इन्फ्यूजन तो नहीं है, या फिर न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हो रखा, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, कहीं हवा तो नहीं भरी होगी थोरेक्स में। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है साथ में। तो इस कंडीशन को रूल आउट करेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। ऐसा है तो हम उसको ऑब्जर्व कराएंगे, एक्सरे वगैरह करके देखेंगे उसके, अगर उसमें दिख रहा है हमें एयर दिख रही है या फिर उसकी पेरिकार्डियल इफ्यूजन कुछ दिख रहे हैं उसके आसपास कार्डियम में, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पहले इसको सही करेक्ट करो, उसके बाद ही तो सही होगा, क्योंकि आप सेप्टिक शॉक के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक या फिर अदर शॉक के साथ जा रहे हो। तो पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर सेप्टिक शॉक अपने आप सही होगा, क्योंकि सेप्टिक शॉक की आपने मेडिसिन लगा रखी है। लेकिन फिर भी अगर न्यूमोथोरेक्स आपने करेक्ट कर लिया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन करेक्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो इस नाम देते हैं, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टरी शॉक। ठीक है, अगर इस सब कंडीशन के बाद भी सही नहीं होता, रोड रिवर्सल नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी शॉक। इस कंडीशन में लास्ट हमारे पास एक चीज बचती है जिसका नाम है ECMO।
जिसका मीन्स ECMO मीन्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। अब ये क्या कंडीशन है इसको देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। यहां तक डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट तो नहीं है कोई? ओके, अब ध्यान से सुनो इस बात को। ये हम क्या बोल रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ECMO। वी आर टॉकिंग अबाउट द ECMO। साइड में नोट्स रखा करो, साइड में अपने साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ठीक है, नाम है ECMO। ये कब करते हैं? जब रिफ्रैक्टरी शॉक के बाद। रिफ्रैक्टरी शॉक हो जाता है, सारी हमने कंडीशन कर ली, सेप्सिस शॉक की कंडीशन कर ली, हाइड्रोथोरेक्स नोमेरोथोरेक्स देख लिया, कोई प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन नहीं है, उसके बाद हम इस कंडीशन को लेके आते हैं, दैट इज द ECMO। और इसी को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ये हार्ट है, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, ये हार्ट है। इस हार्ट में ऊपर कुछ वेन्स जारी होंगी, वेन्स और आर्टरी होंगी, और नीचे कुछ वेन्स आर्टरी होंगी। मान लो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटिंग आर्टरी है और यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटिंग आर्टरी हो गई, इस तरीके से। क्लियर है? अब नीचे इसमें एक जो है आर्टरी जारी होगी, एब्डोमिनल आर्टरी, नीचे थोरेसिक आर्टरी होगी, अब फिर नीचे जाके वो किस में चेंज हो जाएगी? एब्डोमिनल आर्टरी। ऐसे ही नीचे इसमें एक वेन जारी होगी, ठीक है, एब्डोमिनल आर्टरी, और एब्डोमिनल वेन होते हुए नीचे जाके यहाँ पर फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन बन जाएगी। तो जो आर्टरी है, इस आर्टरी को, फीमोरल आर्टरी को हम यानी देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? फीमोरल वेन होगी, इस तरीके से। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी फीमोरल वेन होगी इस तरीके से। अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजनेशन ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी होना, और ब्लड की जो वॉल्यूम है उसको भी कम होना, यानी कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स बोलते हैं इसको हम कहीं ना कहीं। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? बोलिए जी, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बताइए जरा, यहाँ तक कोई कंडीशन? अच्छा, तो समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अब ये सुनिए, तो भाई यहाँ से हम इसमें, ये हमारी जो आर्टरी है, इस आर्टरी का हम नाम देंगे कि ये हमारी आर्टरी का नाम है फीमोरल आर्टरी। क्या नाम है? फीमोरल आर्टरी। और ये वाली आर्टरी का नाम होता है, इसको हम आगे जाके हम बोलते हैं वेना केवा, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं वेना केवा। ये वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा। ये फीमोरल आर्टरी की दोनों ही ब्रांच है, राइट और लेफ्ट ब्रांच है, ठीक है, फीमोरल आर्टरी की। तो अब ध्यान से सुनो, यहां से वेना केवा से क्या करेंगे हम? ब्लड को एक यहाँ पर वेना केवा में कैनुला डालेंगे, जहां पर वेना केवा है वहां पर हम कैनुला डालेंगे, ठीक है। और इस कैनुला को कनेक्ट करेंगे, एक सिस्टम होता है जिसका नाम है पंप, ठीक है, एक पंप होगी, उससे हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब पंप से कनेक्टेड होता है। और इस बाले के, इस जो पंप, जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कनेक्ट करेंगे ऑक्सीजनेटर से, ठीक है। किससे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजनेटर से। तो ऑक्सीजनेटर क्या प्रोवाइड कराएगा? इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने वीना केवा से खींचा था कैनुला के थ्रू, पंप के द्वारा, वो ऑक्सीजनेशन में आ गया, और इस ऑक्सीजनेशन में क्या करेंगे आप? ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। अब इस ब्लड को आप कहां पर पहुंचा दोगे? फीमोरल आर्टरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक कैनुला इंसर्ट करोगे, एक यहाँ पर कैनुला इंसर्ट कर रखी है, दो पॉइंट है आपने, एक ड्रेन की कैनुला है और एक इसमें इनपुट की कैनुला है। तो इस कैनुला का नाम होता है रिटर्न कैनुला, रिटर्न कैनुला ऑफ फीमोरल आर्टरी। और इसका कैनुला का नाम क्या होता है? ड्रेनेज कैनुला। समझ गए बात को?
क्या किया है हमने, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी है, तो हमने डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप से निकाला, पंप से निकालने के बाद ऑक्सीजनेटर से उसमें ऑक्सीजन को डाला, और उस ब्लड को फिर हमने किस में रिटर्न कर दिया, फीमोरल आर्टरी में रिटर्न कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे थे, जो ऑक्सीजन की शॉक किसकी वजह से हो रहा था, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने ऑक्सीजनेटर में ऑक्सीजन ऐड करके आपने ब्लड को इसमें ऑक्सीजनेट कर दिया, और वो जो शॉक हो रहा था, रिफ्रैक्टरी शॉक जो हो रहा था मेडिसिन देने के बाद, वो कहीं ना कहीं अब रिवर्ट बैक हो जाएगा, और यहाँ पर इस शॉक का रिवर्सल 100% हो जाएगा। समझ गई बात को? समझ आ गया क्या? सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट पॉइंट ये वाला जो समझा है मैंने, ECMO। नहीं सर वो नहीं, अभी जो यहाँ पे साइड में रिवर्सेबल 100% ये वाला पॉइंट। ये मैंने क्या बोला कि अगर रिफ्रैक्टरी शॉक किसकी वजह से आया था, आपने एफिनेफ्रिन दे रखी थी, ठीक है, टाइट्रेट वॉल्यूम के साथ एफिनेफ्रिन देने के बाद भी आपने परसिस्टेंट कोएटाकोलामाइन रेजिस्टेंट देखा था, शॉक देखा था। उसके बाद आपने बहुत सारी चीजें करेक्ट करके भी देख ली, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स करेक्ट करके देखा, कार्डियक इन्फ्यूजन, पेरिकार्डियम इन्फ्यूजन के बाद देखा, उसके बाद भी रिवर्सल नहीं हो रहा था, तो आपने एक टेक्निक अपनाई कि भाई ECMO कर देते हैं। फिर इसका ECMO क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। वो ये क्या करते हैं कि हमारा जो वेना केवा है उससे ब्लड को ड्रेनेज कैनुला लगा के ड्रेन करते हैं, पंप के थ्रू खींच के ऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेटर से ऑक्सीजन देते हैं, और फिर इसको रिवर्ट बैक कर देते हैं फीमोरल आर्टरी में, इसको रिटर्न कैनुला के साथ। तो ये जो रिफ्रैक्टरी शॉक रिवर्सल, रिफ्रैक्टरी शॉक जो हो रखा था, ये शॉक जो सेप्टिक शॉक के साथ, वो शॉक रिवर्स हो जाएगा, यानी नॉर्मल कंडीशन पे बच्चा चला जाएगा। समझ आ गया? ये कंडीशन बोली थी मैंने। यस सर समझ गया। हाँ, तो ये जो है सभी को आ गया समझ के, मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं हम। यस सर। ये ECMO का डायग्राम बना लिया? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके दौरान जब शॉक आ रहा है बच्चे को, तो उसमें हम क्या क्या डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ठीक है जी, इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं, तो देखते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हम बात करते हैं, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में हम एलिवेटेड ब्लड यूरिया, हमारे जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया का जो आउटपुट है, यूरिया का कंटेंट जो है वो एलिवेटेड दिखाई देगा। एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यूरिक एसिड दिखाई देंगे यूरिया में, सॉरी ब्लड की जो ब्लड है उसमें यूरिया और यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, एलिवेटेड दिखाई देगा। ठीक है, तो आप उसमें ब्लड के जब ब्लड प्रोफाइल कराएंगे उस कंडीशन में क्या देखेगा, यूरिया और यूरिक एसिड जो है उसके लेवल बढ़े हुए दिखाई देंगे। फिर इसमें देखेंगे चेस्ट एक्सरे कराएंगे बच्चे का। आपने देखा था कि न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में चेस्ट एक्सरे बच्चे का कराएंगे आप। तो चेस्ट एक्सरे की कंडीशन में क्या दिखेगा, स्मॉल कार्डियक सिलोटे। ठीक है, स्मॉल कार्डियक सिलोटे का दूसरा नाम होता है स्मॉल हार्ट सिंड्रोम। ठीक है, स्मॉल हार्ट सिंड्रोम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्मॉल कार्डियक सिलोटे का स्मॉल हार्ट सिंड्रोम। और ये एक स्मॉल हार्ट शैडो है, यानी कि आप जब एक्सरे देखते हैं बच्चे का, तो बच्चे के एक्सरे में क्या देखते हैं, इस तरीके से लंग्स दिखाई देते हैं आपको, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है, तो इसका कार्डियक नोच रहती है लेफ्ट लंग में, है ना, जो लेफ्ट लंग है इसमें क्या होता है, कार्डियक नोच रहती है। तो पर ये जो है कार्डियक नोच हल्की सी बड़ी हुई दिखाई देगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक का कंडीशन हो सकती है। समझ गया क्या ना? तो इसी को बोलते हैं स्मॉल कार्डियक सैल्यूटे दिखाई देगा चेस्ट एक्सरे का कंडीशन, यानी कुछ शैडो दिखाई दे रही होगी, हार्ट शैडो बोलते हैं इसको। समझ गया क्या? समझ आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक के कंडीशन भी हाइपोवोलेमिक शॉक में करेंगे आप। कार्डियोजेनिक शॉक में हम क्या करेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक अगर बच्चे को आया तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चे के हार्ट में जब हम लगाते हैं स्टेथोस्कोप, तो मरमर साउंड आ रही है। मरमर साउंड के साथ साथ एक्स्ट्रा हार्ट साउंड दिखाई दे रही है, जिसको गैलोपिंग साउंड बोलते हैं, S3 साउंड। S4 तक साउंड सुनी होंगी आपने फर्स्ट ईयर में ना, 4 साउंड बोलते हैं, S2 S1 S2 S3 S4। तो S3 का जो साउंड का जो नाम है उसका गैलोपिंग साउंड बोला गया है। तो एक्स्ट्रा हार्ट साउंड भी दिखाई देगी, उसके साथ साथ मरमरिंग भी दिखाई देगी स्टेथोस्कोप में। और इसके साथ साथ आपको दिखाई देगा JVP, जो आपका जुगुलर वेन प्रेशर है। JVP क्या होता है, जुगुलर वेन का जो प्रेशर है, पल्स, सॉरी जुगुलर वेन की जो पल्स होती है वो जो है एलिवेटेड, बढ़ी हुई दिखाई देगी। साथ साथ हेपेटोमेगाली दिखाई देगा, लिवर बड़ा हुआ मिलेगा।
सीबीपी जो होता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर जो होगा वो भी जो है बड़ा दिखेगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर आ रहा था ना जो इसको हम मेजर करते थे, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर भी यहाँ पर जो है वो बड़ा हुआ मिलेगा। और चेस्ट एक्सरे अगर कराते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में, तो उसका जो जो यहाँ पर साउट शैडो है वो लार्ज शैडो दिखेगी। यहाँ पर स्मॉल शैडो थी तो नाम दिया था स्मॉल कार्डिक सैल्यूटे, यहाँ पर नाम है लार्ज सैल्यूटे या पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा यानी कि जो लंग्स होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग दिखेगी। उसके साथ साथ जो हमारा एक्सरे है उसमें जो शैडो है वो ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या यहाँ तक? यस सर। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एनाफाइलेक्सिस कंप्लीट करेंगे, है ना। एनाफाइलेक्सिस के क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट क्या होता है, आज इतना ही याद कर लो। बड़ा है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ट बड़ा है, इतना याद कर लोगे बड़ी बात हो जाएगी। समझ गए ना बात को? चार्ट बहुत बड़ा है ना, ये काफी बड़ा, तो याद करना है जाके घर पे, यस। मतलब क्लास के बाद, तो काफी हो जाएगा यही। बाकी का, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्लियर है? यस। ओके, ओके सर, क्लास में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।